नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। अभी काशी की जो ज्ञानवापी मॉस्क की कहानी थी वो अभी तक शांत नहीं हुई थी, लेकिन ऑलरेडी एक और नया चैप्टर खुल चुका है मथुरा में, जहां पे कृष्ण जन्मभूमि का जो केस चल रहा था उसमें मथुरा की एक लोकल कोर्ट के द्वारा एक याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और दोस्तों, ये वाली जो याचिका थी, ये याचिका बेसिकली ये कहती थी कि मस्जिद जो है, जो कि शाही ईदगाह के नाम से, जो कि मॉस्क है, जो कि कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल के बिल्कुल साइड में आपको देखने को मिलता है, उसको हटाने की मांग कर रही थी। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये वाली खबर मई 20 को सामने आती है। कृष्ण जन्मभूमि केस, मथुरा कोर्ट अलाउज द प्ली सीकिंग दी ओनरशिप ऑफ शाही ईदगाह मॉस्क लैंड। ये वाला जो केस है ये काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा केस है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके जो भी पहलू हैं उनको आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन में लाया जाएगा। मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो 1991 वाला ये वाला कानून है, जो कि ज्ञानवापी मॉस्क के संदर्भ में भी सुर्खियों में चल रहा है, इन्होंने साफ साफ कहा है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू 2020 सूट ऑन श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह डिस्प्यूट। ये वाली रूलिंग भी मथुरा कोर्ट के द्वारा दी गई है। मोर इम्पॉर्टेंटली इस वीडियो में आपके साथ मैं एक वो वाली चीज़ को भी डिस्कस करूंगा, एक ऐतिहासिक कॉम्प्रोमाइज़ था जो कि 1968 में किया गया था बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये वाला जो 1968 का कॉम्प्रोमाइज़ है, इसको भी यहाँ पे समझा जाएगा कि वो क्या समझौता था जिसके आधार पर ये वाला केस शायद जो है कंप्लीटली बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डेफिनेटली डू दैट, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डेफिनेटली डू दैट, सो दैट आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिल जाया करें। राइट, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, सबसे पहले कुछ बेसिक्स को समझ लेते हैं। एक तो इसकी हिस्ट्री, बहुत ही ब्रीफ सी हिस्ट्री की बात करूंगा, और इसकी जोग्राफिकल लोकेशन को समझ लेते हैं। एक्चुअली इसकी जोग्राफिकल लोकेशन को समझना काफ़ी आसान है, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये फोटो मैंने गूगल मैप से ली है। ये रहा श्री कृष्ण जन्म स्थान टेम्पल मथुरा, ये रहा श्री कृष्ण जन्म स्थान, ये आप देख सकते हैं। ये एक तरीके से आई थिंक कोई रेलवे, कोई बस स्टॉप है। उसके बाद लॉर्ड कृष्ण जन्मभूमि, यहाँ पर भी आपको टेम्पल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको टेंपल देखने को मिल रहा है, और यहां से बिल्कुल बिल्कुल नजदीक में आपको देखने को मिलता है शाही ईदगाह मॉस्क। और अगर आप थंबनेल को देखेंगे तो यहां पर भी आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो टेंपल का एरिया है, यहीं पास में आपको शाही ईदगाह वाला मॉस्क देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग इसके इतिहास की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि ये वाला जो शाही ईदगाह का मॉस्क है, ये असल में औरंगजेब के कहने पे बनवाया गया था, जो कि बिल्कुल इस टेंपल के बाजू में यानी कि एडजेसेंट में बनाया गया था। और ये वाला जो टेंपल है जिसको कि कृष्ण जन्मभूमि कहा जाता है, तो जैसा इसका नाम है, बेसिकली ये वो जगह है जहां पे ऐसी मान्यता है कि लॉर्ड कृष्ण का जो जन्म है वो असल में यहीं पर हुआ था। ये तो बड़ी बेसिक्स हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात हो गई। अगर हम लोग यहाँ पे लैंड ओनरशिप की टाइमलाइन को समझेंगे तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। असल में क्या था, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पहले एक टेंपल हुआ करता था। अभी तक इसकी पुष्टिकरण किसी ने नहीं करी है, किसी ने इसको वेरीफाई नहीं करा है, लेकिन हाँ, जो चीज़ फैक्चुअल है वो हमारे सामने है कि औरंगजेब के द्वारा इस शाही ईदगाह मस्जिद को 1670 में बनवाया गया था। उस टाइम पर जब ये बनवाया गया था 17वीं सदी में, ये वाला जो एरिया था, ये वाला जो क्षेत्र था, इसको नजुल लैंड के नाम से जाना जाता था। नजुल लैंड बेसिकली ये मराठास के द्वारा इस टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाता था। दिस वाज द नॉन एग्रीकल्चर स्टेट ओन्ड लैंड, और पहले ये मराठास के पास थी, उसके बाद जो है ये वाली लैंड आगे जाकर के ब्रिटिशर्स के पास पहुंच चुकी थी। अब 1815 में क्या होता है कि राजा पत्नीमल ऑफ बनारस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पर्टिकुलर लैंड के टुकड़े को, 13.77 एकड़ के लैंड के टुकड़े को, जहां पे आज की डेट में मॉस्क बना हुआ है, जो ये पूरा का पूरा विवाद है वो असल में इसी लैंड के टुकड़े को लेकर है। ये वाला जो लैंड का टुकड़ा है, ये राजा पत्नीमल ऑफ बनारस, इन्होंने एक ऑक्शन में खरीद लिया था फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने ये वाला जो पूरा का पूरा लैंड का टुकड़ा था, ये किसके हक में आ गया, ये राजा पत्नीमल के हक में आ गया। ये कहानी 1815 की है। इसके बाद क्या हुआ, जो इनके आगे डिसेंडेंट्स थे,
इन्होंने इस लैंड के टुकड़े को बेच दिया। किसको? जुगल किशोर बिरला को बेच दिया। और जब ये लैंड के टुकड़े को बेचा गया उस टाइम पे द लैंड वाज रजिस्टर्ड इन द नेम्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय, उसके बाद जीजी दत्त एंड साथ में बिकेन लालजी आत्रेय। तो ये सारे के सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे इनके नाम में इस लैंड के टुकड़े को रजिस्टर करवा दिया गया। नाउ बीच में ऑब्वियसली बहुत सारी छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होंगी, उसमें मैं नहीं जाने वाला हूं, लेकिन जब ये लैंड का टुकड़ा जुगल किशोर बिरला के पास था, अल्टीमेटली क्या होता है कि एक ट्रस्ट को बनाया गया था। क्योंकि ये टेंपल लैंड थी इसीलिए ट्रस्ट को बनाया गया। द श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट वॉज फॉर्म्ड विच एक्वायर्ड द ओनरशिप राइट्स ओवर दी कतरा केशव देव टेम्पल। तो यहां पर अल्टीमेटली जो सारा का सारा ओनरशिप था वो किसके हक में आ गया? वो आ गया श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास में। और जो हम अब केस की बात करने वाले हैं उसमें एक पार्टी असल में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट भी आपको देखने को मिल जाती है। अब क्या होता है कि ये सब कहानी चल रही थी, इंडिपेंडेंस हो गई, भारत को आज़ादी मिल गई। 1968 में एक समझौता यहाँ पे तय किया गया था। ये वाला जो समझौता है इसके बारे में जानकारी भी कोर्ट के रिकॉर्ड्स में ही आपको देखने को मिलती है कि प्रायर टू 1968 यानी कि 1968 के पहले जो कॉम्प्लेक्स था वो स्ट्रक्चर्ड नहीं था। स्ट्रक्चर्ड नहीं था इसका मतलब क्या था कि इसी पर्टिकुलर 13.77 एकड़ के पीस ऑफ लैंड में कई सारे लोग भी रहते थे और वो यहाँ पे हटमेंट्स में रह रहे थे। 1968 का जो यहाँ पे सेटलमेंट हुआ, जो समझौता हुआ, उसके तहत क्या करवाया गया कि जो भी लोग यहाँ पे रह रहे थे उनको कहा गया कि आप इस एरिया को छोड़ करके निकल जाइए। द मुस्लिम इनहैबिटेंट्स ऑफ द प्रीमाइसेस दे वर आस्क्ड टू वेकेट। और साथ में क्या किया, जो अनस्ट्रक्चर्ड चीजें थी इन्होंने उसको स्ट्रक्चर कर दिया। स्ट्रक्चर कैसे करा? इन्होंने बाउंड्रीज को डीलिनेट कर दिया, एक तरीके से परिसीमन कर दिया कि भाई ये वाली जो लैंड है ये मॉस्क की है, ये वाली जो लैंड है ये टेंपल की है, और दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर दी। और साथ में ये भी बोल दिया कि दोनों जो टेंपल और मस्जिद है इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों चीजें साथ में साइमल्टेनियसली फंक्शन कर सकती हैं। Agreement also ensured that the mosque would not have any window, door or an open drain towards the temple. The two places of worship are essentially separated by a wall. कि भाई कुछ भी जहां पर आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा, बीच में दीवार है और दोनों चीजें अलग अलग तरीके से यहाँ पे फंक्शन कर सकती हैं। ना ये वाला समझौता जो था ये काफी देर तक चलता रहा। इसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद जाकर क्या हुआ, बहुत सारे केसेस इस समझौते को लेकर और जनरली इस एरिया को लेकर फाइल होने शुरू हो चुके थे। वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं, अनेकों केसेस हैं, मोर देन 20 केसेस आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मैं 3-4 प्रमुख केसेस की बात करूंगा, वो भी बहुत ब्रीफली। और जितने भी ये केसेस हैं असल में ये अलग अलग पिटिशनर्स के द्वारा मथुरा की लोकल कोर्ट में ही फाइल करे गए थे। और जितने भी केसेस थे उनमें एक जो फाउंडेशनल चीज थी वो ये थी कि जो ये 13.77 एकड़ का जो एरिया है जो कि यहाँ पे शाही ईदगाह मॉस्क रखा हुआ है, उन पिटिशंस ने ये माना था कि सबसे पहले तो इस शाही ईदगाह मॉस्क को हटाया जाए। दूसरी चीज उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा था कि क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं बिकॉज हमारा ये मानना है कि लॉर्ड कृष्णा का जो जन्म है वो असल में यहाँ हुआ था। ना मैं आपको पुरानी एक कहानी याद करवाता हूँ। आपको मालूम होगा देवकी और वासुदेव, आपने कई बार देखा होगा श्री कृष्ण को लेकर जो सीरियल्स आते हैं टीवी पे, कि किस तरीके से कंस ने उसको कारागार में रखा था, उनको कारागार में रखा था। उसके बाद जो कृष्ण का जन्म है वो वहीं पे कारागार में ही हुआ था, राइट। और ये बेसिकली पिटिशनर्स का ये मानना है कि शाही ईदगाह मॉस्क के नीचे इसके अंडरग्राउंड में वो वाला प्रिजन था जहां पर कि असल में देवकी और वासुदेव को रखा गया था, जहां पर कृष्ण का जन्म भी हुआ था। सो ये ऑलमोस्ट हर पिटिशन में कहा गया था। अब मैं आपको एक पिटिशन बताता हूं। एक पिटिशन में इन्होंने क्या मांग करी थी, जैसे कि हमने रिसेंटली सुना ज्ञानवापी मॉस्क के केस में एक पिटिशनर ने मांगा था कि हम चाहते हैं कि सर्वे किया जाए, वीडियोग्राफी करी जाए। सिमिलर तरीके से इस पिटिशनर ने भी यहाँ पे मांगा था कि एक वीडियो सर्वे होना चाहिए ऑफ द मॉस्क ऑन द लाइंस ऑफ द सर्वे अलाउड बाय द वाराणसी कोर्ट एट द ज्ञानवापी मॉस्क। ये कोई आज का पिटिशन नहीं है, काफी पुराना पिटिशन है। तब इसकी मांग करी गई थी, लेकिन ये वाला पिटिशन आगे नहीं बढ़ पाया था। नाउ एक और पिटिशन सामने आया था। ये वाला जो पिटिशन था ये असल में फाइल किया गया था एडवोकेट महक महेश्वरी के द्वारा, डिमांडिंग दैट द शाही ईदगाह मॉस्क बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। नाउ ये वाला जो पिटिशन था इसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या हुआ था कि ये पिटिशन फाइल कर दिया गया था, लेकिन जिन लोगों ने पिटिशन को फाइल किया वो कोर्ट तो पहुंच गए, लेकिन अपने साथ अपने लॉयर्स को नहीं लेकर आए, जिसकी वजह से
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार के लिए पिटिशन को डिसमिस कर दिया, और ये वाला पिटिशन माइंड यू इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था, लोकल कोर्ट में नहीं गया था। उसके बाद जब वहाँ पे लॉयर पेश हो गए तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम लोग आपके पिटिशन को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए यहाँ पे इजाज़त आपको दे रहे हैं। देखिए मार्च 14, 2022 की ये वाली खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट रिस्टोर्स द पिटिशन टू हैंड ओवर मथुराज शाही ईदगाह मॉस्क टू हिंदूज। ये एक अलग पिटिशन है। एक और पिटिशन देखने को मिलता है, और ये वाला जो पिटिशन था, दिस वाज अ केस फाइल्ड बाय मनीष यादव जी, जिन्होंने कहा कि भाई मैं श्री कृष्ण का, यानी कि जो श्री कृष्ण भगवान है, मैं उनका नेक्स्ट ऑफ किन हूं, मतलब कि मैं उनके रिश्ते में आता हूं। सीकिंग अ टेम्पररी इंजंक्शन अगेंस्ट द शाही ईदगाह फ्रॉम एंटरिंग द प्रेमाइसेस। इस तरह के केसेस भी चल रहे हैं, बल्कि जो मैं अभी जिसको लेकर अभी मथुरा कोर्ट में जो केस फाइल हुआ है, जिसके द्वारा वो केस फाइल किया गया है, उन्होंने भी इसी रिप्रेजेंटेशन से केस को फाइल किया है, कंसिडरिंग कि वो नेक्स्ट ऑफ किन है टू श्री कृष्ण विराजमान। सो ये अलग अलग तरह के केसेस हैं। ये देखिए आपके सामने मैंने 3 केस आपको बताए कि एक केस मांग रहा है कि वीडियो सर्वे होना चाहिए, एक केस कह रहा है कि वो वाला जो मॉस्क है वो हिंदुओं को जाना चाहिए, एक केस मांग रहा है कि मैं जो है वो श्री कृष्ण का नेक्स्ट ऑफ किन हूं। सो इस तरह से अलग अलग केसेस है, लेकिन अल्टीमेटली हर केस का जो फाउंडेशन है ना, वो ये 13.77 एकड़ के जो कॉम्प्लेक्स है, इसी को लेकर ये वाला केस यहाँ पे चल रहा है। नाउ जो लेटेस्ट केस फाइल हुआ है, इसका भी असल में छोटी सी बैक स्टोरी है। जिस केस को लेके मथुरा की कोर्ट ने जो अभी फैसला निकाला है, इसको लेके भी छोटी सी बैक स्टोरी है। 2020 की बात है। लखनऊ बेस्ड एडवोकेट जिनका नाम है रंजना अग्निहोत्री, इन्होंने 6 अलग लोगों के साथ मिलकर के एक प्ली फाइल करी बिफोर द सिविल जज सीकिंग द रिमूवल ऑफ द शाही ईदगाह मॉस्क फ्रॉम द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। और इन्होंने क्या बेसिस पे क्लेम किया? अग्निहोत्री क्लेम टू बी सुइंग ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्ण विराजमान। तो श्री कृष्ण विराजमान कौन है? ये एक भगवान है। हमारा कानून भगवान को डेटी बोलता है कि डेटी के नेक्स्ट ऑफ किन के बिहाफ पे ये वाला केस हम फाइल कर रहे हैं। द पिटिशनर्स आर्ग्यूड कि जो ओरिजिनल कारागार था वो इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के नीचे आपको देखने को मिलता है। ये वाला केस बढ़ता गया। सितंबर 2020 में जो जज छाया शर्मा थी, इन्होंने इस प्ली को डिसमिस कर दिया। इन्होंने कहा दैट अग्निहोत्री एंड द अदर पिटिशनर्स डू नॉट हैव एनी लोकस, एंड ये इन्होंने कहा कि ये प्रूव करना इम्पॉसिबल है कि आप नेक्स्ट ऑफ किन है ऑफ द डेटी। और साथ ही में इन्होंने कहा कि हम आपकी बात क्यों सुने जब टेम्पल मैनेजमेंट एक अथॉरिटी ऑलरेडी बैठी है। मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेटली जो ज़मीन है वो किसके हक में है? अल्टीमेटली ज़मीन दोस्तों ये श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट वालों के हक में है। तो ये लोग यहाँ पे क्यों नहीं कुछ कर रहे? इस बिना पे ये वाले केस को एक बार के लिए दरकिनार करवा दिया गया। प्ली इन्होंने यहाँ पे रद्द करवा दी। साथ ही में कोर्ट ने यह भी कहा कि आपका यहाँ पर जो केस है उसमें दम इसलिए भी नहीं है बिकॉज 1968 में ऑलरेडी समझौता हो चुका है। जो समझौता मैं आपको समझाकर आया था कि दोनों चीज़ों के बीच में दीवार खड़ी होगी, वो वाला समझौता हो चुका है। तो आपका केस यहाँ पे दमदार केस नहीं है। ये चीज़ सुनने के बाद जज छाया शर्मा ने इस पर्टिकुलर याचिका को जो है रद्द करवा दिया था। लेकिन अब फिर से वो चीज़ सुर्खियों में आई है थैंक्स टू द ज्ञानवापी का पूरा जो सिलसिला काशी में चल रहा है। पिटिशनर्स ने अब जाकर के क्या आर्ग्यू किया है? इन्होंने कहा है कि जो 1968 का कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट है ना, उसको धोखाधड़ी से बनवाया गया है। इट वॉज मेड फ्रॉडुलेंटली, और वो जो है कानूनन तौर पे अवैध है। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जो डेटी की राइट्स हैं, अब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर एड्रेसिंग दिस टॉपिक। हमने कभी भी इस तरह के टॉपिक को कवर नहीं किया है। द राइट्स ऑफ द डेटी कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द अग्रीमेंट सिंस द डेटी वॉज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स दे हैव आर्ग्यूड। अब इन्होंने कहा कि वो जो 1968 की प्रोसीडिंग्स थी उसमें भगवान तो जो है वो यहाँ पे प्रोसीडिंग्स का हिस्से में नहीं, प्रोसीडिंग्स में उन्होंने हिस्सेदारी नहीं थी। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि ये वाला अग्रीमेंट जो है ये वैलिड होगा? ना आप भी सोच रहे होंगे कि भगवान यहाँ पर आकर के किस तरीके से प्रोसीडिंग का पार्ट बनेंगे। दोस्तों उसके लिए भी कानून में प्रोविजन दिए गए हैं। डेटी को लेकर भारत का कानून क्या कहता है? इट इज़ नॉट अ नेचुरल पर्सन, यानी कि जैसे मैं और आप हैं, ये नेचुरल पर्सन नहीं है, ये एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है। कहने का मतलब कि डेटी को लेकर अगर कोई केस फाइल होता है तो डेटी को रिप्रेजेंट करने वाला कोई होना चाहिए। अब देखिए, किसी भी मंदिर में आप जाते हैं तो मंदिर में मूर्ति होती है, मंदिर का एक ढांचा होता है, लेकिन मूर्ति की पूजा कौन करता है? वहां पर मूर्ति की पूजा करने वाला एक प्रीस्ट होता है, कोई पंडित होता है, राइट?
ये एक लीगल फिक्शन है डेवलप टू गिव सर्टेन राइट्स एंड लाइबिलिटीज टू द एंटिटी विद रिगार्ड टू द होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, पेइंग द टैक्सेस एंड द राइट टू सू एंड बी सूड। अगर कल को मान लो किसी को केस करना है तो केस करने के लिए इसीलिए ये डेटी वाली जो चीज है उसको यहाँ पे जुरिस्टिक पर्सन का टैग भारत के कानून के द्वारा दिया गया है। यहां पर भारत का कानून डेटी को लेकर क्या कहता है कि अ डेटी इज इक्विवेलेंट टू अ माइनर अंडर द लॉ एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन कोर्ट थ्रू द पर्सन होल्डिंग शिबेट राइट्स। अब ये शिबेट राइट्स क्या होता है? कानून ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जिसके पास शिबेट राइट्स हो, जो कि नॉर्मली पंडित ही होता है, जो कि उस प्रेमाइसिस में काम करने वाला पंडित होता है, उसके पास जो अधिकार हैं वो यहां पर बेसिकली डेटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहां पर जो ये वाली कहानी थी, इन्होंने कहा द डेटी वॉज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स, यानी कि उस समय जो कि उस पर्टिकुलर मंदिर को मैनेज करने वाला जो भी वहां पे पंडित था वो इसका पार्ट नहीं थे, इसीलिए ये वाला जो कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट है ये यहाँ पे फ्रॉडुलेंटली बनवाया गया था। शिबेट राइट्स क्या होती हैं? शिबेट राइट्स बेसिकली मैंने आपको समझा दिया है कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी बिलोंग्स इन द केस ऑफ अ टेम्पल टू द मैनेजर ऑफ द टेम्पल कॉल्ड शिबेट, बट द प्रॉपर्टी वेस्ट विद द आइडल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो है वो वेस्ट करती है मूर्ति में, लेकिन उसकी जो बिलोंगिंग है वो असल में किसी के पास तो होगी, तो वो मैनेजर ऑफ द टेम्पल है या फिर वो कोई भी यहाँ पर इस केस में जो प्रीस्ट है उसके पास वो वाली राइट्स दी गई हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसको कोर्ट अभी सुलझाएगी। अब मथुरा कोर्ट के द्वारा इस चीज को सुना गया, ये वाली याचिका यहाँ पे पेश करी गई कि भाई आपने जो अग्रीमेंट था वो फ्रॉड था और हम चाहते हैं कि वगैरह वगैरह यहाँ से ये वाला मॉस्क हटाया जाए। मथुरा कोर्ट ने इस पूरी याचिका को सुना और इसको हाँ बोल दिया है कि ठीक है, हम लोग आपकी याचिका को एक्सेप्ट करते हैं। अब इसको लेकर हियरिंग भी सुनी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज राजीव भारती allowed an appeal by the Shri Krishna Janmabhoomi Trust and other private parties seeking ownership of the land on which the Shahi Eidgah Mosque is built। डिस्प्यूट में फिर से वही वाला 13.37 नहीं 13.77 एकर्स ऑफ लैंड विच द पिटिशनर्स क्लेम बिलोंग टू द डेटी लॉर्ड श्री कृष्ण विराजमान। तो इन्होंने कहा कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली जो लैंड है, ये डेटी को बिलोंग करती है, भगवान को बिलोंग करती है, क्योंकि ये उनका जन्म स्थल है, इसीलिए यहाँ पर कोई मॉस्क नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंगली यही वाली याचिका जब पहले दर्ज करी गई थी तो उस टाइम पे लोअर कोर्ट के द्वारा डिसमिस किया गया था, लेकिन अब इसका रिवीजन पिटिशन जो फाइल किया गया बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसके सिविल सूट को सुना जाएगा बाय लोअर कोर्ट। अभी तो केवल याचिका दर्ज करी है, अब इसकी सुनवाई जो है अब इसके बाद होने वाली है। और अब जब इसकी सुनवाई होगी तो अब साथ में क्या क्या होगा, द कोर्ट जो है वो 1968 का जो कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट है उसकी वैधता को भी चेक करेगी कि क्या ये चीज वाकई में वैध है। जो ये 1968 का कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट बिटवीन श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान जो कि टेम्पल मैनेजमेंट की अथॉरिटी है और जो ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह के बीच में ये वाला अग्रीमेंट हुआ था, क्या ये चीज वाकई में वैध है या फिर नहीं है, इस चीज की वैधता भी अब कोर्ट के द्वारा चेक करवाई जाएगी। इंटरेस्टिंगली कोर्ट ने साथ में ये भी एक डिस्क्लेमर के तौर पे दे दिया है कि ये वाला जो पूरा का पूरा विवाद है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 के तहत भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा जो विवाद था ये तो 1968 में सेटल हो चुका था और 1968 1991 के बहुत पहले आया था, तो इसीलिए 1991 वाला जो भी यहाँ पे कानून है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। तो ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, लेकिन फिलहाल जो है लोकल कोर्ट के द्वारा, मथुरा कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि भाई 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होने वाला है। तो अभी तक पूरी चीज ओपन है, अगली जो सुनवाई होगी उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जो पुराने अग्रीमेंट्स हैं उनको समझना, उस बेसिस पे हमारा जो स्टैटिक पार्ट है वो कवर होता है। जो भी नेक्स्ट डेवलपमेंट होगी वो भी आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा। जाने से पहले बताना चाहूँगा टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है एक नया इनिशिएटिव, दैट इज सुपर कोचिंग, जिसमें कि आप लोग एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से अवेल कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स को। अपने घर बैठकर अपनी IAS कोचिंग को आगे बढ़ा सकते हैं और जो भी आपको यहाँ पे कोर्स फीस होगी उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग A2 सर कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।